हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल आर के परीक्षा गुरु। तो आर के परीक्षा गुरु पर हम प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हल कर रहे हैं। तो इसमें आज हमारा प्रैक्टिस सेट जो है सन 2009 भर्ती परीक्षा का यूपीटीजीटी हिंदी से है। तो हिंदी चैनल है हमारा और इसी पर हम हिंदी के संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर यहाँ पर हाजिर होते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है। तो निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है। प्रश्न नंबर 1 का विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा, नीलोत्पलम। प्रश्न नंबर 2 है, गौशाला शब्द में कौन सा समास है। तो प्रश्न नंबर 2 का विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा, तत्पुरुष। प्रश्न नंबर 3 है, जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो अभूतपूर्व। तीसरे का 2 सही हो जाएगा, अभूतपूर्व। प्रश्न नंबर 4 है, आँख की किरकिरी होने का अर्थ क्या होगा। प्रश्न नंबर 4 का विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा, अप्रिलग्ना। प्रश्न नंबर 5 है, संस्कृत काव्य में पद लालित्य के लिए किस प्रसिद्ध सर्वाधिक है, किसकी प्रसिद्धि जो सर्वाधिक है, ये पूछना है। तो प्रश्न नंबर 5 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है 4, दंडी। पद लालित्य के लिए दंडी, 5 का चौथा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, कौन सा गुण कहलाता है। तो प्रश्न नंबर 6 का विकल्प नंबर हमारा 1 सही हो जाता है, ओज गुण। प्रश्न नंबर 7 है, तरु रिपुदर देख के बिरहिन तय अकुलाय में कौन सा काव्य दोष है। यहाँ पर काव्य दोष पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 7 का विकल्प नंबर चौथा सही हो जाता है, क्लिष्टित्व। क्लिष्टित्व काव्य गुण है। प्रश्न नंबर 8 है, वह सम मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हों तथा प्रत्येक चरण में 11 और प्रत्येक चरण में 11वीं और 13वीं मात्रा पर यति होती है, कौन सा छंद कहा जाता है। प्रश्न एक बार फिर से देखेंगे इसको। वह सम मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं और प्रत्येक चरण के 11वीं और 13वीं मात्राओं पर यति होती है, कौन सा छंद होता है। तो प्रश्न नंबर 8 का विकल्प नंबर 2 सही जाता है, सोरठा। प्रश्न नंबर 8 का सोरठा हो जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, रहीमन चुप है बैठिए देख दिनन की को फेर और जब नी के दिन आइए बनत न लागी ही देर। बहुत अच्छा प्रश्न है यहाँ पर, तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इसको प्रश्न नंबर 9 जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिए। तो इसमें पूछा गया है उपरोक्त पंक्ति में कौन सा छंद है, ये पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 9 का विकल्प नंबर ए सही हो जाता है, दोहा। रहीमन से याद हो जाता है हमें, रहीमदास का है, तो इसमें दोहा छंद है। अगला है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, ये पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 10 का विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है, शब्द। दोस्तों, ध्वनि जहाँ पर होती है, जब वर्ड की सबसे छोटी इकाई लघुत्तम इकाई पूछी जाए तो वहाँ पर ध्वनि हो जाती है। तो यहाँ पर भाषा की पूछा गया है तो शब्द है। प्रश्न नंबर 11 है, नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका हैं। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका कौन है। तो प्रश्न नंबर 11 का विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है, महादेवी वर्मा। प्रश्न नंबर 12 है, लखनऊ में आयोजित 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष थे। प्रश्न इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, एक बार फिर से पढ़ेंगे इसको हम। लखनऊ में आयोजित 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन का अध्यक्ष कौन था, ये कौन थे। तो प्रश्न नंबर 12 का हमारा विकल्प नंबर सही हो जाता है, 1 मुंशी प्रेमचंद। प्रश्न नंबर 13 है, विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक हैं। 13 का विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक कौन है। तो 13 का विकल्प नंबर हमारा 1 सही हो जाता है, रामविलास शर्मा, मार्क्सवादी हैं। प्रश्न नंबर 14 है, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका हैं। सरल सा प्रश्न है और सभी को पता होगा। तो आपका बंटी किसकी रचना है। तो प्रश्न नंबर 14 का विकल्प नंबर चौथा सही हो जाता है, मन्नू भंडारी। प्रश्न नंबर 15 है, गमन का विलोम है। गमन का विलोम क्या है। तो प्रश्न नंबर 15 का हमारा विकल्प नंबर चौथा सही होता है, आगमन। प्रश्न नंबर 16 है,
हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? प्रश्न नंबर 16 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है तीसरा, रणधीर प्रेम मोहिनी। रणधीर प्रेम मोहिनी जो है दुखांत नाटक है हिंदी का सर्वप्रथम। प्रश्न नंबर 17 है, ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की? ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की है? तो प्रश्न नंबर 17 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है चौथा, जयशंकर प्रसाद। अगला है प्रश्न नंबर 18 है, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया है? तो आज हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया है पूछा गया। तो 18 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है एक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 19 है, हिंदी के प्रथम कवि कौन है? हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो आसान सा प्रश्न है दोस्तों, तो इसका आसान सा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 19 का विकल्प नंबर एक सही हो जाता है सरहपा। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित रसों ग्रंथों में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है? निम्नलिखित रासो ग्रंथों में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है? 20 का विकल्प नंबर हमारा एक सही हो जाता है बीसल देव रासो। इसमें रसों का जो है रासो ग्रंथों में प्रेम काव्य और श्रृंगार काव्य दोनों हैं। प्रश्न नंबर 21 है, अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? तो अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास के किसके शिष्य थे ये पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 21 का हमारा विकल्प नंबर सही हो जाता है तीसरा, विट्ठलनाथ। दोस्तों यहाँ पर हमने एक ट्रिक बताई थी आसान सी, तो चलिए बता देते हैं। कुंभन सूर परम कृष्ण गोविंद छीत चतुर्भुज नंद, हमने ये बताई थी। तो कुंभन सूर परम कृष्ण ऊपर के जो कवि हैं उनको वल्लभाचार्य जी ने उनके शिष्य हैं, वल्लभाचार्य के शिष्य हैं ये कुंभन सूर्य परम कृष्ण, और फिर नीचे गोविंद छीत चतुर्भुज नंद। तो यहाँ पर दोस्तों नीचे वाले जितने हैं चारों गोविंद से लेकर नंददास तक ये सब विट्ठलनाथ के हैं। तो ये क्रम वाइज हमने तैयार किया है, इनकी जीवन काल के क्रमानुसार हमने दिखा है। सबसे बड़े हैं इसमें कुंभन दास और सबसे छोटे हैं नंददास। ठीक है दोस्तों, तो याद कर लेंगे कुंभन सूर परम कृष्ण गोविंद छीत चतुर्भुज नंद। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 22 है, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की? विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? तो 22 का हमारा विकल्प नंबर सही जाता है तीसरा, 16। प्रश्न नंबर 23 है, प्रेरणा नामक कहानी रचित है। प्रेरणा नामक कहानी किसने लिखी है? तो प्रश्न नंबर 23 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है चौथा, मुंशी प्रेमचंद द्वारा। प्रश्न नंबर 24 है, धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? 24 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है तीसरा, संसद से सड़क तक। अगला है प्रश्न नंबर 25 है, यहाँ पर ये आ गया 25 है, बिहारी सतसई में दोहे हैं। तो बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? तो यहाँ पर विकल्प नंबर तीसरा सही जाता है 25 का विकल्प नंबर तीसरा सही जाता है 719। प्रश्न नंबर 26 है, रज्जु शब्द का हिंदी में अर्थ है। रज्जु शब्द का हिंदी में क्या अर्थ होगा? तो 26 का विकल्प नंबर तीसरा सही देगा रस्सी। प्रश्न नंबर 27 है, जिसमें धैर्य ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसमें धैर्य ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो 27 का विकल्प नंबर तीसरा सही होगा अधीर। प्रश्न नंबर 28 है, आवरण शब्द का विलोम है। आवरण शब्द का क्या विलोम है? तो प्रश्न नंबर 28 का विकल्प नंबर एक सही जाता अनावरण। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हनुमान का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 29 का विकल्प नंबर एक सही जाता राम भक्त, क्योंकि राम भक्त सब हो सकते हैं और बजरंगबली, पवनसुत, कपीश्वर ये नहीं होते। राम भक्त आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, लेकिन हम बजरंगबली नहीं हो सकते, पवनसुत नहीं हो सकते हैं, कपीश्वर नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 30 है, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? प्रश्न नंबर 30 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है 2, राजस्थानी। राजस्थानी यहाँ पर भी हमने एक ट्रिक बताई थी बहुत आसान सी, उत्तर में दक्षिण मार्ग और इस प्रकार से। तो मेवाती में से मेवाती हो जाता है
मार से मारवाड़ी हो जाता है। ठीक है, तो अगला है प्रश्न नंबर 31 है, उत्साह शब्द का पर्यायवाची का विशेषण क्या है? उत्साह शब्द का विशेषण क्या होगा? तो प्रश्न नंबर 31 का विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाता है, उत्साहित। उत्साहित हो जाता है विशेषण। अगला है प्रश्न नंबर 32 है, मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है, ये पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 32 का विकल्प नंबर 2 हो जाएगा, भाववाच्य है। तो दोस्तों वाच्य जो हैं 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो कर्तवाच्य में कर्ता के द्वारा जो कार्य नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर भावों को स्पष्ट किया जा रहा हो तो वहाँ पर भाववाच्य होता है, और कर्मवाच्य वहाँ पर कर्ता जो काम कर रहा है उसके अनुसार कर्मवाच्य होता है। तो इस पर हम विशेषकर प्रत्यक्ष आकर्षण के वीडियोस बनाएंगे, जिसमें हम लाइव वीडियो में आप सबको अच्छे से इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 33 है, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, वाक्य में अर्थ के आधार पर वह वाक्य है। आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, वाक्य में अर्थ के आधार पर वह वाक्य है। तो 33 का विकल्प नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा? 2 हो जाएगा, निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य जो हो जाए ये सही जवाब। प्रश्न नंबर 34 है, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? तो उपमा कालिदास सस्य ये कहा जाता है, आप सबको भी पता होगा। तो दोस्तों आसान सा प्रश्न है, 34 का ए सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? तो पताका शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो प्रश्न नंबर 35 का जो है तीसरा सही हो जाता है विकल्प, प्रस्तर। प्रस्तर दोस्तों पत्थर का तत्सम है और पर्यायवाची भी है, तो सही जवाब। प्रश्न नंबर 36 है, वैदेही वनवास नामक काव्य लिखा है, तो ये किसने लिखा है? वैदेही वनवास दोस्तों। प्रश्न नंबर 36 का विकल्प नंबर दूसरा सही हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रश्न नंबर 37 है, रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर, ये सभी को पता है, आसान सा प्रश्न है। तो 37 का विकल्प नंबर दूसरा सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 38 है, रंग में भंग नामक काव्य की कृति के रचयिता हैं। तो रंग में भंग किसकी रचना है? तो 38 का विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाता है, मैथिली शरण गुप्त का। प्रश्न नंबर 39 है, मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं का अनुवाद संस्कृत में है। मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं का अनुवाद संस्कृत में कौन सा है? तो दोनों तरफ की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? 39 का हमारा विकल्प नंबर जो है एक सही जगह, मार्गम उभयतः वृक्षा सन्ति। मार्गम उभयतः वृक्षा सन्ति। देखो दो चारों ओर होता तब वहाँ पर परितः लगाया जाता है, और उभयता दोनों ओर से संबंधित है। तो प्रश्न नंबर 40 है, वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता हैं। तो वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? प्रश्न नंबर 40 का विकल्प नंबर दूसरा सही होता है, रामनेश त्रिपाठी। प्रश्न नंबर 41 है, हिंदी अपने जन्म से ही ब्रजभाषा की प्रवृत्ति के साथ खड़ी बोली की प्रवृत्ति को लिए आई थी। ब्रजभाषा के साथ हाथ में हाथ दिए खड़ी बोली उतरी। यह कथन निम्न में से किसका है? प्रश्न नंबर एक बार फिर से, हिंदी अपने जन्म से ही ब्रजभाषा की प्रवृत्ति के साथ खड़ी बोली की प्रवृत्ति को लिए आई थी। ब्रजभाषा के हाथ में हाथ दिए खड़ी बोली उतरी। यह कथन किसका है? तो 41 का विकल्प नंबर हमारा 2 सही जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला है प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 देखते हैं, मिश्रबंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं। तो इसमें से आपको ये छांटना है कौन से मिश्रबंधु हैं। तो देखते हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र। तो प्रश्न नंबर 42 का विकल्प नंबर दूसरा सही हो जाता है, गणेश, श्याम, सुखदेव। प्रश्न नंबर 43 है हमारा, इनमें से कौन सा कथन असत्य है?
असत्य कथन ढूंढना है ये दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 43 का हमारा विकल्प नंबर सही हो जाता है चौथा सही होता है। संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। ये संत तुलसीदास जो हैं ज्ञानाश्रयी के नहीं हैं, ये राम भक्ति शाखा के हैं। प्रश्न नंबर 44 है, इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? तो केशव का कौन सा ग्रंथ नहीं है ये पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 44 का हमारा विकल्प नंबर सही होता है चौथा, भाषाभूषण केशव का नहीं है, भूषण का है। अगला है प्रश्न नंबर 45 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालाविधि निर्धारित की थी। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल की क्या कालाविधि थी? तो प्रश्न नंबर 45 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है दूसरा, 1925 से 1950 विक्रमी संवत। 1925 से 1950 विक्रमी संवत सही आंसर है। तो प्रश्न नंबर 46 है, यहाँ पर सही युग्म का चयन करना है यहाँ पर। तो देखते हैं सही युग्म कौन सा है। प्रश्न नंबर 46 का विकल्प नंबर हमारा चौथा सही हो जाता है, मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक सही है, बाकी सब गलत हैं। यहाँ पर सही युग्म चुनना था। अगला है प्रश्न नंबर 47 है दोस्तों, इसमें सूची का एक का और सूची 2 से मिलान करना है। तो रचनाकार देखते हैं, सूरदास की रचना कौन सी है? तो आसान सा है, सूरदास की एक का को हम तीसरे से मिला देते हैं, सूरसागर। जगन्नाथ दास रत्नाकर जो है उद्धव शतक, और कबीरदास बीजक, सुमित्रानंद पंत लोकायतन। तो इस प्रकार से देख लेते हैं, एक का हमारा का तीसरा सही हो जाता है। तो विकल्प यहाँ पर हम कूट को देखते हैं, यहाँ पर कूट हमारे हैं एक में, यहाँ से हाँ का को तीसरे से मिलान करते हैं, तो और खा को हम मिलान करते हैं चौथे से। तो इस प्रकार से हमारा पहले से ही सही हो जाता है, विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 48 है, परिमल किस कवि की रचना है? परिमल किस कवि की रचना है? महत्वपूर्ण प्रश्न है और सरल सा भी सवाल है यहाँ पर। तो 48 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला चौथा, परिमल जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। अगला है प्रश्न नंबर 49 है, जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा है। जयशंकर प्रसाद कामायनी की भाषा क्या है? तो प्रश्न नंबर 49 का चौथा सही हो जाता है खड़ी बोली, कामायनी खड़ी बोली में लिखा गया। प्रश्न नंबर 50 है, समय के आरोही के क्रम में कौन सी रचना पहले आई? समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आई? तो यहाँ पर पहले रचना लिखी कौन सी है ये पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 50 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है 1, अंधेर नगरी भारतेंद्र हरिश्चंद्र के द्वारा। प्रश्न नंबर 51 है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? बहुत आसान सा प्रश्न है दोस्तों। तो तीसरा सही जाता है यमक। प्रश्न नंबर 52 है, 52 का देखते हैं, सखी नील नभसार से में निकला, सखी नील नभसर में से निकला, यह हंस अहा तिरता तिरता, अब तारक मैक्तिक शेष नहीं निकला, जिनको चरता चरता में रूपक अलंकार का कौन सा प्रकार प्रयुक्त हुआ है? तो रूपक अलंकार का कौन सा प्रकार इसमें प्रयुक्त हुआ है? तो 52 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है तीसरा, परंपरित रूपक अलंकार है, परंपरित रूपक अलंकार यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। प्रश्न नंबर 53 है, यहाँ पर सही युग्म का चयन करना है। तो सही युग्म कौन सा है देखते हैं, पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली कौरवी। 53 का हमारा 1 सही हो जाता है, पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली या कौरवी से संबंधित है। प्रश्न नंबर 54 है, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। तो बिहारी हिंदी का रूप कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर अवधी नहीं है, अवधी बिहारी हिंदी नहीं है, मैथिली भोजपुरी और मगही है। तो हमने क्या बताया, बिहार की मैम आई हैं, यहाँ पर हमने ट्रिक बताई थी, बिहार की मैम
को भोज कराओ, बिहार की मैम को भोज कराओ। तो बिहारी से की भोलियाँ हैं, बिहार की मैम आई, तो मैम से मैथिली से हो गया और माँ से मगही हो गया, भोज कराने से भोजपुरी हो गया। अगला है प्रश्न नंबर 55 है, हिंदी की स ध्वनि है, हिंदी की स ध्वनि कहाँ से है, इसका उच्चारण स्थान बताना है। तो स ध्वनि जो है तालव्य से है। यहाँ पर एक सूत्र है, इचु इचु यसाणाम तालु, इचु यसाणाम तालु। यहाँ इसमें जितने आते हैं ई आते हैं, स आते हैं, चा वर्गपुर आ जाता है, तो ये तालव्य से आते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 56 है, लंबोदर उदाहरण है, लंबोदर किस समास का उदाहरण है ये पूछा गया। तो 56 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है 1, बहुब्रीहि समास। लंबोदर गणेश जी को कहा जाता है, लंबा है उधर। और प्रश्न नंबर 57 है, इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं, किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं ये बताना है। तो प्रश्न नंबर 57 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है 57 का चौथा, सूर्य। सूर्य का दिवस यामा वासर ये गलत है, सूर्य के दिवस नहीं होता है, दिवस दिन का होता है, यामा वासर दिन के होते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पर 58 है, अव्यय शब्द का विलोम है। तो अव्यय शब्द का विलोम कौन सा है। तो 58 का विकल्प नंबर हमारा तीसरा सही जाता है, मितव्य, मितव्य। प्रश्न नंबर 59 है, यहाँ पर प्रश्न नंबर 59 है, चैन की वंशी बजाना का अर्थ क्या है, चैन की वंशी बजाना का अर्थ क्या होगा। तो 59 का हमारा विकल्प नंबर सही जाता है दूसरा, मौज करना। प्रश्न नंबर 60 है, रघुवंशम किसकी रचना है। तो रघुवंशम कालिदास की रचना है। प्रश्न नंबर 60 का विकल्प नंबर तीसरा सही जाता है। प्रश्न नंबर 61 है, रमा शब्द के रूप की सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में होगा। रमा शब्द की जो पूछा गया है सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में क्या बनेगा। तो रामाणाम, रामेशु बनेगा, रामशु। प्रश्न नंबर 61 का विकल्प नंबर 1 सही जाता है, रामशु बनता है। और प्रश्न नंबर 62 है, अस्मद शब्द के तृतीय विभक्ति के रूप हैं। अस्मद शब्द के तृतीय विभक्ति के कौन से हैं। तो अहम, आवाम, वयम। प्रश्न नंबर 62 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है दूसरा, मयः, अवाभ्याम। यहाँ पर तृतीया पूछा गया, अवाभ्याम और अस्माभि, दूसरा सही जाता है। मया एक वचन में और अवाभ्याम दो वचन में और अस्माभि तीसरे वचन में, बहुवचन में यानी। प्रश्न नंबर 62 का 2 सही जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 63 है, हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियों किसके द्वारा लिखी गई हैं। यद्यपि सुजात सुलक्षणी, सुवर्ण सरस सुव्रत, आभूषण बिनु न विराजई, कविता वनिता मित्त। तो 63 का विकल्प नंबर दूसरा सही जाता है, केशवदास के द्वारा कही गई हैं। यहाँ पर 63 का दूसरा सही जाता है। प्रश्न नंबर 64 है, अभिज्ञ शब्द का विलोम है। अभिज्ञ शब्द का क्या विलोम होगा। तो 64 का विकल्प नंबर हमारा 1 सही जाता है, भिज्ञ। प्रश्न नंबर 65 है, रीतिकाल का समय था। रीतिकाल का समय क्या था। तो यहाँ पर 64 किसी के अनुसार नहीं दिया गया है। तो रीतिकाल का समय 1700 से 1900 विक्रमी संवत 65 का दूसरा सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 66, यहाँ पर दोस्तों किसी के अनुसार न दिया गया हो कभी, तो यहाँ पर हम रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ही सही करेंगे और यही हमारा सही हो जाएगा प्रश्न। ठीक है दोस्तों। तो अगला है प्रश्न नंबर 66 है, वर्णमाला किसे कहेंगे। तो वर्णमाला किसे कहेंगे, 66 का हमारा विकल्प नंबर चौथा सही होगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आसान सा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 67 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो शुद्ध वर्तनी क्या है। तो कवयित्री, कवयित्री। प्रश्न नंबर 67 का विकल्प नंबर हमारा चौथा सही हो जाता है, कवयित्री सही है। प्रश्न नंबर 68 है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। तो इत प्लस आदि, इत प्लस आदि हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 का विकल्प नंबर चौथा सही होगा, इत प्लस आदि। प्रश्न नंबर 69 है, तेजोमय का सही संधि विच्छेद है।
तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो तेजः धन मय, तो 69 का हमारा विकल्प नंबर सही हो जाता है तीसरा, तेजः प्लस मय। अगला है प्रश्न नंबर 70, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त सही किस संधि का नाम सही है? हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है? तो कौन सी संधि है हरिश्चंद्र में? यहाँ पर व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है, स्वर संधि है, इनमें से कोई नहीं। तो 70 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है तीसरा, विसर्ग संधि है हरिश्चंद्र, हरि प्लस चंद हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71 है, उदित उदय गिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो प्रश्न नंबर 71 का विकल्प नंबर दूसरा सही होता है रूपक। देखिए दोस्तों, रूपक अलंकार अधिकांश तुलसीदास जी ने लिए हैं, तो ये पंक्तियाँ दो तुलसीदास की ली गई हुई हैं। अगला है प्रश्न नंबर 72 का है, विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? तो विस्मय या आश्चर्य किसका है? तो प्रश्न नंबर 72 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है तीसरा, अद्भुत रस का। प्रश्न नंबर 73 है, मालती माधव के रचनाकार हैं, तो मालती माधव के रचनाकार कौन है? तो प्रश्न नंबर 73 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है चौथा, भावभूति। प्रश्न नंबर 73 का भावभूति सही हो जाएगा। अगला है 74, जो तुम्हार अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ, कांचो घट डारो फोरी और रोको मेर मुलुक जिम तोरी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ पर रस बताना है कौन सा है। तो उत्साह रस है, वीर रस है, और रौद्र रस है, अद्भुत है। क्या होगा? 74 का हमारा विकल्प नंबर सही जाता है एक, वीर रस। यहाँ पर वीरता का व्याख्यान किया गया है, तो वीर रस है। प्रश्न नंबर 75 है, निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। इन पंक्तियों में से कौन सा गुण है? तो प्रश्न नंबर 75 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है दूसरा, माधुर्य गुण है। प्रश्न नंबर 76 है, वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? तो वैराग्य संदीपनी 76 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है एक, तुलसीदास। प्रश्न नंबर 77 है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या था? सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या था? तो यहाँ पर प्रकाशन वर्ष पूछा गया है, अर्थात इसमें किसी के अनुसार नहीं पूछा गया किसने कब किया, तो सिर्फ सरस्वती पत्रिका प्रकाशन वर्ष पूछा गया। तो 77 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है दूसरा, 1900 में। प्रश्न नंबर 78 है, राष्ट्रीय काव्य धारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया है? तो भारतीय आत्मा किसको कहा गया है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को कहा गया है। प्रश्न नंबर 78 का विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 79 है, भक्ति काल के किस कवि को जड़िया किस विशेषण के से विभूषित किया गया है? तो अन्य कवि गड़िया और नंददास जड़िया ये कहा गया है। प्रश्न नंबर 79 का पहला सही जाता है नंददास। अन्य कवि गड़िया और नंददास जड़िया ये उक्ति कही जाती है नंददास के बारे में। तो अगला है प्रश्न नंबर 80 है, शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन है? तो प्रश्न नंबर 80 का विकल्प नंबर हमारा सही जाता है एक, बाल मुकुंद गुप्त। प्रश्न नंबर 81 है, अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी। प्रश्न नंबर 81 का विकल्प नंबर 1 सही जाएगा। प्रश्न नंबर 82 है, आल्पीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? आल्पीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं, ये पूछा गया है। तो 82 का विकल्प नंबर हमारा 2 सही जाता है, पुर्तगाली शब्द हैं आल्पीन और गमला। आल्पीन कई बार पूछा गया दोस्तों, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है प्रश्न नंबर 83 है, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति क्या है? आडंबर बहुत हैं लेकिन वास्तविकता कुछ नहीं, इसके लिए एक लोकोक्ति कौन सी सही होगी? तो 83 का विकल्प नंबर हमारा देख लेते हैं दूसरा, ऊंची दुकान फीका पकवान, ये लोकोक्ति बिल्कुल सही है, बैठती है। अगला है प्रश्न नंबर 84 है, सुख सागर की रचना
किसने की है? तो सुख सागर की रचना किसने की है? तो 84 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है चौथा, सदा सुखलाल। अगला है प्रश्न नंबर 85 है, कोणार्क नाटक की रचना किसने की है? तो कोणार्क नाटक की रचना किसने की है? 85 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है दूसरा, जगदीश चंद्र माथुर। प्रश्न नंबर 86 है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है? 86 का हमारा विकल्प नंबर देख लेते हैं, बघेली, ये नहीं है। प्रश्न नंबर 86 का विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है, बघेली। प्रश्न नंबर 87 है, नहुस नाटक लिखा गया है। तो नहुस नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो गोपाल चंद्र के द्वारा लिखा गया है, हरिश्चंद्र के पिताजी। चौथा सही हो जाता है, 87 का चौथा सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 88 है, तिरंगा शब्द में समास है। तो तिरंगा में समास कौन सा होगा? 88 का हमारा विकल्प नंबर तीसरा सही होगा, द्विगु समास होगा। संख्यावाची है तिरंगा, 3 रंगों का समूह। प्रश्न नंबर 89 है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं। प्रश्न नंबर 89 का दूसरा सही जाता है, 7 कांड। प्रश्न नंबर 90 है, भागवंती उपन्यास के रचयिता कौन है? तो भागवंती उपन्यास के रचयिता कौन है निम्नलिखित में से? तो 90 का हमारा विकल्प नंबर सही होता है 1, सुदर्शन। प्रश्न नंबर 91 है, नीमा किस कवि के पिता का नाम है, माता का नाम है, सॉरी, नीमा किस कवि के माता का नाम है? तो कबीरदास। प्रश्न नंबर 91 का विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाता है, कबीरदास। अगला है प्रश्न नंबर 92 है, राम शब्द की षष्ठी विभक्ति षष्ठी एक वचन का रूप क्या बनेगा? राम शब्द की षष्ठी एक वचन में रूप क्या बनेगा? तो रामस्य। षष्ठी 92 का दूसरा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93 है, पट धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है। तो पट धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष का एक वचन रूप क्या बनेगा? तो पट धातु वर्तमान काल, पठति पठतः पठन्ते, मध्यम पुरुष पठसि पठथा पठसि, ये सही हो जाएगा। 93 का दूसरा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94 है, सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो सिर उठाना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 94 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है चौथा, विद्रोह करना। प्रश्न नंबर 95 है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो प्रश्न नंबर 95 का विकल्प नंबर हमारा 2 सही हो जाता है, 3। प्रश्न नंबर 96 है, कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो कान भरने मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? चुगली करना। प्रश्न नंबर 96 का विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाता है, चुगली करना। प्रश्न नंबर 97 है, अलौकिक का शुद्ध वाक्य शुद्ध शब्द है। अलौकिक का शुद्ध शब्द क्या होगा? तो 97 का हमारा विकल्प नंबर सही हो जाता है तीसरा, अलौकिक। अलौकिक। प्रश्न नंबर 98 है, अतिथि का पर्यायवाची क्या है? तो अतिथि का पर्यायवाची शब्द है ये पूछा गया। 98 का विकल्प नंबर हमारा आगंतुक, तीसरा सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 99 है, जन्म शब्द में समास है, अजन्मा शब्द में समास है, आजन्म, तो कौन सा है? 99 का तीसरा सही हो जाता है, अव्यय। अव्यय है, उपसर्ग लगा हुआ है। जितने भी उपसर्ग वाले शब्द होते हैं उसमें सब में अव्ययी भाव समास हो जाता है। प्रश्न नंबर 100 है, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो 100 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है तीसरा, सौराष्ट्र। प्रश्न नंबर 101 है, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज रासो महाकाव्य चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया है। प्रश्न नंबर 101 का विकल्प नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 102 है, विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की है। तो विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? तो गोस्वामी तुलसीदास। 102 का दूसरा विकल्प सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 103 है, नई कविता के प्रवर्तक थे। नई कविता के कौन से प्रवर्तक थे? तो यहाँ पर 103 का विकल्प नंबर सही जाता है तीसरा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 104 है, देव कवि किस जिले के थे?
देव कवि किस जिले के थे, ये पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 104 का विकल्प नंबर सही हो जाता है चौथा, इटावा के। प्रश्न नंबर 105 है, घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में हैं। तो घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में है। प्रश्न नंबर 105 का विकल्प नंबर तीसरा, ब्रज भाषा में है। प्रश्न नंबर 106 है, शिशुपाल वध के रचनाकार कौन है। तो शिशुपाल वध के रचनाकार कौन है। तो प्रश्न नंबर 106 का विकल्प नंबर सही हो जाता है एक छोटा था सही है। तो चौथा सही हो जाता है माघ। शिशुपाल वध जो है माघ की रचना है। अगला है, श्रीहर्ष का ग्रंथ है। तो श्रीहर्ष का कौन सा ग्रंथ है। नैषधि काव्य। 107 का विकल्प नंबर दूसरा सही हो जाता है नैषधि काव्य। प्रश्न नंबर 108 है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। सारे विकल्प देख लेते हैं। व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो इसमें देखते हैं, उच्चारणा, समिष्टा, गौंक्त, सच्चित, इसमें से कौन सा नहीं है व्यंजन शब्द का। 108 का विकल्प नंबर हमारा तीसरा सही हो जाता है गंगोत्कम। गंगा प्लस उत्कम ये व्यंजन संधि का नहीं है, ये स्वर संधि का है, स्वर में गुण संधि का है। अगला है प्रश्न नंबर 109, स्वस्तुस्तु का संधि विच्छेद होगा। स्तुत्यस्तु का संधि विच्छेद क्या होगा। तो प्रश्न नंबर 109 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है एक, स्वस्ति प्लस अस्तु। स्वस्ति प्लस अस्तु। प्रश्न नंबर 110 है, प्रश्न नंबर 110 देखते हैं, इन युग्मों में से कौन सा सही नहीं है। इन युग्मों में से कौन सा सही नहीं है। तो प्रश्न नंबर 110 का विकल्प नंबर हमारा सही हो जाता है तीसरा, राम लक्ष्मणों अव्ययी भाव समास ये नहीं है, राम लक्ष्मणों में द्वंद्व समास होता है। प्रश्न नंबर 111 है, सही कथन चुनिए। इसमें सही कथन चुनना है। तो प्रश्न नंबर 111 का विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है, या और वह ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती हैं। या और वह ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती हैं। प्रश्न नंबर 112 है, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है। तो देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता कौन सी है। तो प्रश्न नंबर 112 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है चौथा, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। प्रश्न नंबर 112 का विकल्प नंबर चौथा सही हो जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 113 है, शुद्ध वाक्य चुनिए। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। इसमें से शुद्ध वाक्य चुनना है। मुरझाई हुई फूल वर्षा की फुहार से ये सही नहीं है, अर्थात 113 का विकल्प नंबर पहला ही सही है, मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। अगला है प्रश्न नंबर 114 है, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाले चिन्ह का क्या कौन सा है। तो कर्म कारक के लिए कौन सा होगा, कर्ता ने कर्म को हो जाएगा चौथा, 114 का चौथा विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 115 है, अन्यान्य शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा। 115 का विकल्प नंबर दूसरा सही हो जाएगा, अन्य प्लस अन्य। अन्य प्लस अन्य। प्रश्न नंबर 116 है, शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है कहलाती है। शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है कहलाती है, क्या कहलाती है। 116 का चौथा सही जाता अभिधा। प्रश्न नंबर 117 है, सही युग्म चिन्हित कीजिए। सही युग्म चिन्हित करना है। तो प्रश्न नंबर 117 का विकल्प नंबर हमारा दूसरा सही जाता है, प्रश्न नंबर 117 का विकल्प नंबर 1 सही जाता है, वैदर्भी माधुर्य गुण। प्रश्न नंबर 118 है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, 118 का दूसरा सही जाता है। प्रश्न नंबर 119 है, अनुभव के दो भेद होते हैं। अनुभव के दो भेद कौन से होते हैं। तो अनुभव के दो भेद कौन से हैं। तो 119 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है तीसरा, कायिक और सात्विक। प्रश्न नंबर 120 है, अनुष्टुप है
अनुष्टुप है। 120 का पूछा गया अनुष्टुप क्या है, तो एक जो 20 का एक है, एक छंद है, अनुष्टुप एक छंद है। प्रश्न नंबर 121 है, सही आरोही क्रम चुनिए। सही आरोही क्रम चुनना है, तो छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। प्रश्न नंबर 121 का विकल्प नंबर तीसरा सही जाता है। पहले छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, फिर नई कविता। अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 122 है, रसज्ञ रंजन किस प्रसिद्ध निबंधकार की कृति है। तो रसज्ञ रंजन किस प्रसिद्ध निबंधकार की कृति कौन सी है, तो 122 का विकल्प नंबर हमारा चौथा सही जाता है। आचार्य रामचंद्र महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रसज्ञ रंजन। प्रश्न नंबर 123 है, आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी से में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है। तो प्रश्न नंबर 123 का विकल्प नंबर हमारा सही होता है एक, इंदु। इंदु सही है। प्रश्न नंबर 124 है, यहाँ पर 124 है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भाग में प्रकाशित हुई है। तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित हुई है, तो प्रश्न नंबर 124 का विकल्प नंबर चौथा सही था, 4 भागों में। प्रश्न नंबर 125 है, हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पदम सिंह शर्मा की रचना का नाम है। तो पदम सिंह शर्मा की रचना पदम पराग। प्रश्न नंबर 125 का विकल्प नंबर 1 सही जाएगा, पदम पराग। इस प्रकार से सही जवाब है। तो दोस्तों हमने सन 2009 का प्रीवियस ईयर पेपर का हमने पूरा पेपर हमने देख लिया। यहाँ पर 125 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर देखा। तो आशा करते हैं आप सभी का रिवीजन अच्छा चल रहा होगा। तो दोस्तों पुराने पेपर को देखने से हमें पेपर का आधार और क्वेश्चन पूछने का जो है स्टैंडर्ड पता हो जाता है। तो इस प्रकार से पूरे प्रश्न देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में और अगले प्रैक्टिस सेट के लिए साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।